हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन का वन शॉट करने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखिए बात आती है फैराडे की। फैराडे क्या है? फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ये है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रथम नियम को देखते हैं। प्रथम नियम को देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है। ये कोई एक मान लीजिए बर्तन है या पात्र है जिसमें क्या भरा है, जिसमें भरा है NaCl। क्या भरा है फ्रेंड्स? NaCl। अब देखिए यहाँ पर क्या है, धातु की 2 छड़ें हैं। ये धातु की क्या है, 2 छड़ें हैं, जिसको क्या बोलते हैं, धातु की छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और इन पर देखिए, इस पर है प्लस चार्ज और इस पर है माइनस चार्ज। तो जिस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है? वो होता है एनोड। और जिस पर होता है माइनस चार्ज उसको बोलते हैं एनोड। तो देखते हैं प्रथम नियम क्या कहता है। तो देखिए प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। फिर से देख लीजिए, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब हम किसी विद्युत अपघटन के विलयन में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है? पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि W समानुपाती किसके है? Q के। और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय के। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो जाएगा W समानुपाती I इंटू टी। अब देखिए ये क्या है? ये समानुपाती, जिसको हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा, या जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा W इजिकल टू Z इंटू आई टी, जहाँ पर Z क्या है? Z है रासायनिक शैल स्थिरांक। क्या है फ्रेंड्स? Z रासायनिक शैल स्थिरांक। और Q क्या है? Q है हमारा आवेश। I क्या है? I धारा और T क्या है? समय। तो देखिए प्रथम नियम क्या कह रहा था हमारा? प्रथम नियम कह रहा था कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि आपको इसमें याद रखना है W समानुपाती है Q की, और फिर आपको इसकी नेमिंग कर देनी है। अब देखिए चलते हैं द्वितीय नियम पर। तो देखते हैं द्वितीय नियम क्या कहता है। तो द्वितीय नियम, तो ये द्वितीय नियम कहता है कि यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। क्या होती है? यहाँ पर देखिए द्वितीय नियम में क्या है, द्वितीय नियम में यहाँ पर 2 जार लेंगे और यहाँ पर धातु की छड़ें ये जुड़ी, एक होगा प्लस चार्ज एक होगा माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यदि समान विद्युत धारा, इसमें यानी कि समान क्या हो? विद्युत धारा हो, यानी कि समान I हो, और समान समय के लिए यानी कि हमारा टाइम भी क्या हो? समान हो, लेकिन भिन्न भिन्न वैद्युत अनवघटों में प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? ये भिन्न भिन्न क्या है? वैद्युत अनवघट है। जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है तुल्यांकी भारों के क्या होता है? समानुपाती होते हैं। यानी कि W1 समानुपाती है E1 के और W2 समानुपाती है E2 के। तो देखिए हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप इसको छोड़ना मत। तो देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या था? जब किसी धातु की छड़ को, हम जानते हैं देखिए धातु की छड़ क्या होता है? धातु की छड़ होता है किसी विलयन में ही,
किसी विलयन में धातु की छड़ किसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है ZnSO4। यहाँ पर हमने लिया ZnSO4 और यहाँ पर कॉपर सल्फेट भी भर सकते थे तो ये हो जाता CuSO4। तो देखिए ये है धातु की दो छड़ें, जिसको ये इस पर माइनस चार्ज, इस पर है प्लस चार्ज, यानी कि कैथोड और एनोड। अब देखिए यहाँ पर ZnSO4 भरा हुआ है तो यानी कि ये जो छड़ें हो गई, ये छड़ें हो गई Zn। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव यही तो बोला गया है कि जब किसी धातु की छड़ को, ये जो धातु की छड़ है उसी के लवण में के विलयन में डुबोते हैं, यानी कि Zn की थी ये छड़ें, उसके लवण यानी कि ZnSO4 के विलयन में हमने डुबो दिया तो धातु की छड़ की सतह पर क्या हो गया, एक विभव उत्पन्न हो गया। यानी कि इन पर क्या है, इन पर देखिए इन पर एक विभव उत्पन्न हो गया, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए बात आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या। तो देखिए यहाँ पर भी एक विलयन है, या ZnSO4 एक विलयन है। अब इसमें धातु की दो छड़ें हैं। तो देखिए जब विलयन ZnSO4 था तो धातु की छड़ क्या होगी, Zn होगी। तो देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर जो विभव स्थापित हो जाता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं ई नोट से। अब देखिए फ्रेंड्स, मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपको 3 बात याद रखनी है ये, यानी कि देखिए एक एटीएम दाब यानी कि एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोल सांद्रण। तो एक वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोल सांद्रण। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर जो विभव स्थापित हो जाता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या है, इसमें एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रण, आपको ध्यान रखना है एक मोलर सांद्रण वाले उसी धातु के विलयन लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई नोट से दबा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला है हमारा कॉलॉश का नियम। देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए कॉलॉश का नियम व उसके अनुप्रयोग, अगर आपसे पूछे कॉलॉश का नियम तो आएगा 2 मार्क्स का, लेकिन अगर आपसे पूछे कॉलॉश का नियम व इसके अनुप्रयोग तो ये आपका आएगा 3 से 4 मार्क्स का। तो देखिए कॉलॉश का नियम क्या है। कॉलॉश का नियम, कॉलॉश एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक नियम दिया था। देखिए अनंत तनुता पर आपको कॉलॉश के नियम में एक बात ध्यान रखनी है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि आपको इसमें याद रखना है कि अनंत तनुता पर ये क्या है, जब भी आप कॉलॉश का नियम आए तो आपको बस आपके दिमाग में से एक बात चलती रहनी चाहिए कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत अपघट्य मान लीजिए NaCl, ZnSO4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना अनंत तनुता पर, तो देखिए मोलर चालकता हम जानते हैं लैम्डा m होता है मोलर चालकता। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोलर चालकता क्या है, लैम्डा m है। अब इसमें लिखा है ना अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो देखिए मोलर चालकता क्या है, लैम्डा m है और अनंत, तो यहाँ पे आ गया अनंत। वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, यानी कि अनंत लैम्डा m। और देखिए वैद्युत अपघट्य क्या है, NaCl। अब इसमें क्या है, इसमें धनायनों और ऋणायनों की के जोड़ को क्या बोलेंगे, ये कॉलॉश का नियम होता है। तो बराबर हो गया अनंत लैम्डा m जिसको बोलेंगे मोलर चालकता, और यहाँ पे ये देखिए Na क्या है प्लस और Cl क्या है माइनस, तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा अनंत लैम्डा m Na प्लस प्लस अनंत लैम्डा m Cl माइनस, ये हो जाएगा। तो यही है हमारा कॉलॉश का नियम कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए
यहाँ पर क्या है, ये एक वैद्युत अपघट है NaCl, तो देखिए Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं कॉलोश के नियम के अनुप्रयोग की। तो देखिए कॉलोश के नियम के अनुप्रयोग क्या है, तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, यानी कि देखिए दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में इसका उपयोग होता है। और देखिए और किसमें होता है, और होता है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। किसमें होता है फ्रेंड, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तीसरा देखिए अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका। और देखिए डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है वियोजन की कोटि में कौन सा नियम लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉलोश का नियम। तो देखिए वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, तो किसी सांता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वियोजन की कोटि क्या है, किसी सांता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो देखिए इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे तो आ जाएगा C-λm, क्योंकि लिखा है ना सांता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता, तो सांता क्या है, C है, तो आ जाएगा C-λm अपॉन, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को हम क्या करेंगे, अब क्या है सांता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि के। अब देखिए अगला है हमारा, अगला देखिए अगला है नैनर्स समीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नैनर्स समीकरण, हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हमसे 3 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए नैनर्स क्या है, नैनर्स एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने क्या है, उन्होंने एक समीकरण दी थी। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है, ये कोई एक बर्तन मान लीजिए, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे सेल मान लिया, और इसमें क्या है, वैद्युत अपघटन घुला हुआ है जिसको बोलेंगे ZnSO4, और इसमें क्या है, इसमें धातु की 2 छड़ है जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें धातु की 2 छड़ है। अब इस पे देखिए, इस पे माइनस चार्ज, जिस पर माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैथोड, और जिस पर होता है प्लस चार्ज उसको बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो देखिए जब इसमें ZnSO4 का लवण घुला हुआ है तो ये धातु की जो छड़ें हैं ये Zn की हो जाएंगी। अगर यहाँ पे CSO4 का घुला होता है तो यहाँ पे कॉपर की हो जाती है, यानी कि CO की हो जाती। अब यहाँ पर ये जिंक की है। तो देखिए नैनर्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे नैनर्स समीकरण कहते हैं। तो देखिए नैनर्स समीकरण में क्या किया था कि इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया था जिसे नैनर्स समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए Mn+, यानी कि देखिए ये जलीय विलयन है। Mn+ क्या है, ये जलीय विलयन है। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे सॉलिड में कन्वर्ट, तो हो जाएगा Ms, यानी कि M सॉलिड के लिए। और देखिए अगर एनोड होगी तो होगी ऑक्सीकरण, और अगर कैथोड होगी तो होगी अपचयन। आपको ये बात याद रखनी है कि एनोड होगी तो ऑक्सीकरण और कैथोड होगी तो अपचयन। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है ना कि नैनर्स समीकरण ने नैनर्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, नैनर्स समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे Mn+ जलीय विलयन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। तो देखिए E बराबर E0 - RT अपॉन NF log E Ms अपॉन Mn+। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये log बेस E है। तो जब हम log बेस E को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.303। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी फाइनल जो समीकरण है वो है E बराबर E0 - 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Ms अपॉन Mn+। अब देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए हम करते हैं इसकी नेमिंग। तो देखिए यहाँ पर E क्या था, E था हमारा इलेक्ट्रोड विभव, और E0 क्या था, E0 था मानक इलेक्ट्रोड विभव, और R क्या था, R था हमारा गैस स्थिरांक, T था परमताप, N था इलेक्ट्रॉन की संख्या, F था फैराडे नियतांक, M था धातु, और Mn+ क्या था, धातु की सांद्रता। अब देखिए अब हमें इनका मान पता होना चाहिए, क्योंकि
नैनोट समीकरण हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इधर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर क्या है 8.31, टेम्परेचर क्या 273 प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 298 केल्विन। और एफ क्या है, एफ है 96,500 और एम क्या है, एम है 1। तो यानी कि ये समीकरण निकल कर आ जाएगी। आपको ये समीकरण सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है। तो E बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन, तो log बेस 10 1 अपॉन एम एन प्लस। अब देखिए बात आती है इसकी उपयोगिता की। तो देखिए उपयोगिता, तो इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जा सकती है। तो देखिए आपको नैनोट समीकरण की उपयोगिता पता होनी चाहिए कि इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की क्या की जाती है, गणना की जाती है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मोलर चालकता किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो देखते हैं मोलर चालकता क्या है। तो देखिए मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। तो देखिए मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता है लैम्डा एम। तो देखिए किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और इसको हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या है, यहाँ पर एक विलयन है और इसमें क्या गुला है, इसमें NaCl यानी कि एक वैद्युत अपघटक गुला है। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या बोलेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। अब देखिए जो वैद्युत अपघटक था ये टूट जाएगा, प्लस एक तरफ हो जाएगा, माइनस एक तरफ हो जाएगा और यहाँ पे एक मोल की जगह हम ये भी बोल सकते हैं ग्राम अणुभार। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और इसे हम लैम्डा एम से दर्शाते हैं। तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा K × 1000 अपॉन एम। अब देखिए हम यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। K क्या है, K है विशिष्ट चालकता जिसे हम क्या बोलते हैं, कप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कप्पा भी बोलते हैं। और M क्या है, M है मोलरता। क्या है, M है मोलरता। अब देखिए बात आती है इसके मात्रक की। देखिए हमसे डायरेक्टली एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या MCQ में पूछ लिया जाता है मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है। तो आपको इसके मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए मात्रक है इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मात्रक क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए बात आती है तुल्यांकी चालकता की। तो देखिए तुल्यांकी चालकता क्या था, तुल्यांकी चालकता। तो देखिए किसी वैद्युत अपघटक के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। तो देखिए तुल्यांकी चालकता क्या था, किसी वैद्युत अपघटक के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू K × 1000 अपॉन एन। और यहाँ पे n क्या है, नॉर्मलता। मात्रक है इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स या सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स मीटर की पावर -2 तुल्यांक इनवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मात्रक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में यहाँ से भी हमसे कई बार पूछा गया। तो देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए चलते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस वाले चैप्टर से कुछ परिभाषाएं हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमसे डायरेक्टली पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध, देखिए आपने प्रतिरोध को फिजिक्स में भी पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं और इसे E से दर्शाते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम R से दर्शाते हैं। यानी कि आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। मात्रक है इसका, मात्रक है ओम। और देखिए इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अब देखिए कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है 2023 में भी, 24 में भी, 2019 में भी कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निम्न है। तो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि R अनुक्रमानुपाती किसके, L के, प्लेटों के बीच की दूरी के। तो और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती किसके, A के। अब आगे देखिए
आगे देखिए, आगे है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये वाली परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो विशिष्ट प्रतिरोध, तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। तो R इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि हो जाएगा रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल। यानी कि आपको अगर प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध निकाल पाओगे। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट के वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम रो से दर्शाते हैं। तो R इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ई, इससे जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल। अब देखिए बात आती है मात्रक की। मात्रक कैसे निकालेंगे हम, मात्रक निकालेंगे हम इसका फॉर्मूले से। तो देखिए मात्रक हम जानते हैं R, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और देखिए इंटू, अब देखिए ए का मात्रक क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। तो देखिए ये था इसका मात्रक। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए विशिष्ट चालकत्व। अब देखते हैं विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के कप्पा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं फ्रेंड्स, के कप्पा से। तो विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध अच्छे से पता होना चाहिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और उसे के कप्पा से दर्शाते हैं। तो के इजिकल टू 1 अपॉन रो और के फिर हो जाएगा के इजिकल टू, यहाँ पे देखिए हम करेंगे एल अपॉन आर ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो के इजिकल टू एल अपॉन आर ए। अब देखिए बात आती है इसके मात्रक की। तो मात्रक है ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। यह हो जाएगा या प्रति ओम प्रति मीटर, या इसको बोलेंगे हम साइमन प्रति मीटर या मोह प्रति मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है इसके मात्रक के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इनके मात्रक क्या क्या है। अब देखिए अगला है हमारा चालकता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे टॉपिक है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए चालकता, तो चालकता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। तो चालकता क्या होता है, चालकता होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं और इसे हम सी से दर्शाते हैं। तो हो जाएगा सी इजिकल टू 1 अपॉन आर। अब देखिए अब बात आती है इसकी मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हम जानते हैं आर क्या होता है, आर होता है प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो हो जाएगा 1 अपॉन ओम या ओम इनवर्स या मोह या साइमन। अब देखिए आगे देखिए बात आती है सेल स्थिरांक की। तो देखिए सेल स्थिरांक क्या है, सेल की प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। तो हो जाएगा x इजिकल टू एल अपॉन ए। तो सेल स्थिरांक क्या है कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम x से दर्शाते हैं। तो हो जाएगा एल अपॉन ए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेल है, इनके प्लेट के बीच की दूरी तथा ये प्लेट की क्या है, ये बीच की दूरी एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। के अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको हम एक्स से दर्शाते हैं। तो हो जाएगा एक्स इजिकल टू एल अपॉन ए। अब देखिए बात आती है इसके मात्रक की। मात्रक क्या है, मात्रक हम इसके सूत्र से निकालेंगे। तो मात्रक हम जानते हैं एल का मात्रक क्या होता है, एम होता है और ए का मात्रक क्या होता है, एम स्क्वायर होता है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व और चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध क्या है, के इजिकल टू सी इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, सेल स्थिरांक है, सी क्या है, चालकता और के क्या है, के यानी कि कप्पा, ये है विशिष्ट चालकता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत रसायन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैद्युत रसायन चैप्टर से हमारे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने वैद्युत रसायन चैप्टर का वन शॉट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।